अच्छा, अभी हम एक काम करते हैं, बेसिक से एक चीज़ समझते हैं। हमने लास्ट टाइम VS कोड के थ्रू तो कोडिंग देख ली थी। अब एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि VS कोड ना हो तो हम कोडिंग कैसे करेंगे। विदाउट VS कोड कैसे कोडिंग होगी, एनी आइडिया? हाँ, आप नॉर्मल जो नोटपैड है या टेक्स्ट फाइल है आपके पास, आप उस पर यहाँ पर आएँ, ये टेक्स्ट फाइल भी क्रिएट कर दें, इस पर आप कर दें, सिंपल। अब इस पे कोडिंग तो लिख लेंगे, उसका आउटपुट क्या आएगा। जैसे इसको ओपन करता हूँ मैं, और जो बच्चे लेट आए हैं बाद में अपनी अटेंडेंस लगवा देना जिन्होंने नहीं लगवाई। तो इसको लिखता हूँ HTML, ऐसा ही होगा, और ये क्लोजिंग टैग भी नहीं देगा, सब कुछ जीरो से खुद लिखना पड़ता है। HTML के अंदर कितनी चीज़ें थी? एक था हेड, दूसरा भी था हेड ओपन, हेड क्लोज, फिर बॉडी ओपन, एंड देन बॉडी बिल्कुल HTML के साथ क्लोज कर दो, बॉडी क्लोज, क्लोजिंग के लिए देगा। समझ आ गई बात? HTML स्टार्ट, हेड क्लोज हो गया, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। समझ गए बात? इस तरीके से हमारे पास ये आ रही है। अब यहाँ मल्टीपल कर्सर भी नहीं आएंगे कि मैं सबको वन बाय वन आगे कर दूँ, नहीं, ये करना पड़ेगा। अब यहाँ कुछ लिख देता हूँ बिलफर्स, H1 में हेलो वर्ल्ड, सेव कर दिया, इसको बंद किया। आउटपुट कैसे देखो? हाँ, फाइल का नाम चेंज करूं तो फिर एडिट कैसे करूं? इसको यहाँ से ओपन विद में जाऊं, ब्राउज़र में ओपन कर लूं, क्या होगा? चल गई फाइल चल गई या नहीं? अरे यार, ये ब्राउज़र जो है, फाइल तो चल गई लेकिन चली क्या है? पूरा HTML का कोड है, क्योंकि एज अ टेक्स्ट फाइल ओपन कर रहा है। ये क्या ओपन कर रहा है? एज अ टेक्स्ट फाइल जब ओपन करेगा तो प्रॉब्लम आएगी हमारे लिए। हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मसला ये है कि जब पहले हम काम करते थे तो टेक्स्ट फाइल अलग बनती थी और HTML की फाइल अलग। आप यहाँ आओ, ओपन करो इसको, यहाँ पर। अब दो तरीके, या तो इस फाइल की एक्सटेंशन ही चेंज करनी पड़ेगी आपको सेव करते हुए, या तो आप यहाँ आओ, फाइल पर, सेव एज पर आओ, और इसी फोल्डर में यहाँ सेव कर दो वेब। ऑल फाइल दे रहा है, आप यहाँ आके कर दो .html। हो गया, इसको बंद करो, देखो लो वर्ड आ गया। ये एक है कॉम्प्लिकेटेड मेथड, ठीक है, लेकिन ये भी था, किसी ज़माने में लोग ऐसे भी काम करते थे, दो फाइलें लेके चल रहे होते थे, या एक फाइल भी तो बार बार इसको यहाँ ओपन करें, इसको फिर इस तरह ओपन करें, इस तरह कभी ओपन होती है, कभी प्रॉब्लम कर जाती है टेक्स्ट फाइल पे। अब इसको एडिट कर करके आप दोबारा लिखो, फिर सेव करो, फिर वहाँ जाओ, कभी टेक्स्ट में ही सेव हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से यूज़ करते हैं। ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट कि अगर आपको पता नहीं था तो ये आपको बात बतानी थी। अभी इसको कर दें। अब हम कौन सी सेंचुरी में जी रहे हैं? 2023 में जी रहे हैं। सेंचुरी तो 21 ही चल रही है ना। कहाँ था मैं? मॉड्यूल 1 पर। ये आपके पास है एक बुक। क्या ये? इस बुक के अंदर बड़े काम की चीज़ें। इसके साथ में आपको स्टार्टिंग में एक सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन देता हूँ। सॉफ्टवेयर तो नहीं, खैर एक वेबसाइट है, बड़े काम की वेबसाइट है, हमारे बड़े काम की है। ये बुक आप सबके पास अभी है, क्लासरूम पर तो है, ग्रुप में मैं सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप के, वहाँ भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। बाकी यहाँ के लिए आप ये करो कि यहाँ पर डाउनलोड कर लेना। अभी कैसे होगी उसके लिए सिंपल तरीका है, आसान हो जाए। अच्छा भाई, यहाँ फोकस करें, ठीक है भाई। अटेंडेंस वाले, हाँ, जो लेट आए हैं वो सब मुझसे एंड में अटेंडेंस लगवा लेना, ठीक है। अच्छा, यहाँ आते हैं हम। एयर फोर्स शेयर, ठीक है, ये किस किस ने यूज़ किया हुआ, ठीक है। ये क्या है? एक वेबसाइट है, ठीक है, जो कि नेटवर्क को कनेक्ट कर रही होती है। मीन्स के यहाँ जितने भी हमारे यहाँ
सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड है, एक ही नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने चाहिए, चाहे वो वाईफाई के थ्रू हो या केबल के थ्रू हो, ठीक है, किसी के थ्रू भी हो। केबल के थ्रू हो सकते हैं अगर मेरा मोबाइल, लैपटॉप और आपकी डिवाइसेस सब एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है, मींस के यहाँ पर जो इंटरनेट की एक वायर आई है उसी वायर से कनेक्ट है। अब वो चाहे आगे जितनी सिस्टम्स और बना लें भाई, उसके साथ वाईफाई डिवाइस भी लगा दें, उसके अंदर से अलग तार निकाल के, हर पीसी में अलग तार लगी होगी ना, हर एक में अलग एथरनेट केबल लगी हुई होगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई ये हैं तो सब एक ही नेटवर्क के साथ ना। बात तो ये कि ये सब हैं किसके साथ, एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो अगर यहाँ कोई भी चीज़ शेयर की जाएगी वो सब तक पहुँच जाएगी। कैसे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हेलो क्लास। आप सब अपने पीसी में एयरफोर्स शेयर ओपन करें, जस्ट 1 मिनट के लिए ब्राउज़र ओपन करें और लिखें वहाँ एयरफोर्स शेयर। आ गया, जबरदस्त। आ गए क्या, हेलो क्लास आ गए ना, आ गई जी भाई, इंटरनेट का इश्यू दे रहा है, चलो चल गया ना बस। तो कोई भी चीज़ अगर मुझे शेयर करनी होगी मैं यहाँ एयरफोर्स शेयर पे रखूँगा, आप सबके साथ वो चीज़ क्या हो जाएगी, शेयर हो जाएगी। तो आपने इस सॉफ्टवेयर को भी क्या करना है, थोड़ा सा यूज़ करना है। बाकी ये कि एक बुक तो मैं खैर आपको दूंगा, ये भी यहाँ आते हैं डॉक पे। ये तो अभी टेक्स्ट था, मैं पूरा कोड लिख के दे सकता हूँ, यहाँ कोड कॉपी करके आपको दे दूंगा, वो कोड आप चला सकते हैं। यहाँ आ जाऊँ, नीचे दिया फाइल्स के, यहाँ जैसे ही आऊँगा वो कह रहा है ड्रैग कर दो, ड्रैग एंड ड्रॉप करो या अपलोड करो। 2 फाइल्स 5 MB ईच, 2 फाइलें अपलोड करने देगा, लेकिन एक फाइल 5 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगी तो क्या होगा, अपग्रेड मांगेगा, वही आपको फ़ी पे करना पड़ेगी उसके बाद। तो मीन्स के छोटी मोटी फाइलें सेव करनी हो तो मैं जैसे यहाँ आता हूँ और मैंने मॉड्यूल 1 में यहाँ ये बुक रखी हुई है HTML की, इसको ओपन करता हूँ तो ये क्या कह रहा है, अपग्रेड। अपग्रेड क्यों कह रहा है, क्योंकि वजह ये है कि जो बुक है ये 5 MB से क्या है, ज़्यादा की है, इस वजह से ये यहाँ पर अपलोड नहीं हो पा रही। इसका हल क्या है, इसका हल यही है, आप गूगल पर जाएं और PDF कंप्रेसर ऑन करें और ऑनलाइन बुक को क्या कर दें, कंप्रेस कर दें। मैंने ये किया हुआ है। कैसे होती है कंप्रेस, सिंपल है, यहाँ आके आप लिखोगे ना गूगल पर ऑनलाइन PDF कंप्रेसर, मुख्तलिफ आ जाएंगे, आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ आप चेक करेंगे तो आपको कंप्रेसर PDF फाइल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ सेलेक्ट PDF पर जाएंगे, वो कह रहा है PDF सेलेक्ट करें, आप ये 5 MB की PDF सेलेक्ट करके यहाँ ओके करेंगे, थोड़ी देर में आपको क्या करेगा, उसको कंप्रेस करके दे देगा। जब हमने लगा दी PDF कंप्रेस करेगा और बता देगा 5.53 MB की थी हमारी ये PDF, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, 2.1। ठीक है भाई, तो रिकमेंडेड होती है, इतना ज़्यादा कोई क्वालिटी पे भी डिफरेंस नहीं आता, बहुत लाइट सा, बहुत ज़्यादा लाइट सा। अब मेरे पास तो हुई भी है, मैं यहाँ आता हूँ, ये हो गई, ये तो हो जाएगी, वैसे मेरे पास हुई भी है, यहाँ मैं यहाँ आता हूँ, इसको ब्राउज पे जाता हूँ और डाउनलोड्स में आई थिंक मैंने रखी हुई थी ये रही बुक, और यहाँ इसको ओपन करता हूँ, ये आप सबके पास बुक आ गई। आप एयरफोर्स शेयर पे जाएँ, इस बुक पे क्लिक करें, डाउनलोड कर लें अपने पास। बुक पे ऐसे जाएंगे ना, क्लिक करेंगे, बुक ओपन हो जाएगी, यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन होगा, इसको डाउनलोड कर लें, या अपने सिस्टम्स में आप लोग डाउनलोड करके रखें। इसके अलावा ये बुक है ट्यूटोरियल पॉइंट्स की, ठीक है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक डकेट की बुक है, ठीक है, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप, वो भी आपको PDF मिल जाएगी। गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे HTML बुक डकेट, तो डकेट की भी बुक मिल जाएगी, वो भी है, ईजी है, ये भी ईजी है। मुझे थोड़ा सा इसका सिंटैक्स फॉर्म अच्छा लगता है, क्योंकि ये पहले कोड को एक्सप्लेन करता है, फिर सारी चीज़ें बताने के बाद फिर कोड होता है, तो प्रेफरेबल है, कोई उसको प्रेफर करता है, लेकिन दोनों हैं, ठीक है, ठीक है, आप दोनों में से कोई भी एक क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं, ये लगा हुआ कंप्रेस करता रहेगा, इसको छोड़ें, हमने कर ली है बुक और इसको भी हटाते हैं। अब आते हैं यहाँ पर अपने कोड पर। कोई फाइल नहीं है, ठीक है भाई, न्यू फाइल बनाता हूँ, index.html।
अब मैं एक्सेलरेशन मार्क लगाऊंगा और एंटर दबाऊंगा, हेड बॉडी सब कुछ बना हुआ आ जाएगा। ये मैंने बताया था ना लास्ट टाइम आपको, या नहीं? अब आपने क्या करना है, ये चीज़ बनी हुई आ जाएगी। इसमें कुछ टैग अभी भी है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे। पहले हम चलते हैं थोड़ी सी मेजर चीज़ों पे, काम की चीज़ों पे जो काम करना है। कहाँ तक पढ़ चुके थे हम लोग? हम क्या क्या टैग देख चुके थे? H1 देख चुके थे, H1 से H6 तक पैराग्राफ देख चुके थे, बोल्ड, इटैलिक, ये सारी चीज़ें देख चुके थे ना। इसमें कुछ टैग हैं आगे, वो हम देखते हैं। H1 देख चुके हैं, यहाँ आते हैं। फॉर्मेटिंग भी देख चुके हैं तकरीबन, अंडरलाइन, स्ट्राइक, मोनो स्पेस, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट भी देखी है, दिखाई थी लास्ट टाइम। H2O लिखा था और A का स्क्वायर लिखा था, ऐसा ही है, वो भी बताया था मैंने। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, इंसर्ट डिलीट पढ़ा चुका हूँ आपको। लार्ज टेक्स्ट, स्मॉलर टेक्स्ट और बिग टेक्स्ट, ये पढ़ा है नहीं? यहाँ से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। यहाँ लिख देता हूँ भाई मैं स्मॉल, स्मॉल लिखकर स्मॉल का टैग ओपन हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ IM, ठीक है, स्मॉल, चलो छोड़ा IM, स्मॉल को IM ही दे देता हूँ, तब मैं एक जैसा वर्ड, और उसको कर देता हूँ IM, और सब में BR एक ऐड करूँगा ताकि हमें पता चले इनमें डिफरेंस क्या है। और बिग पर आ जाता हूँ IM, ठीक है भाई, सेव करता हूँ। एक ये स्मॉल में लिखा हुआ है, एक ये एक्चुअल जो नॉर्मल साइज़ है वो है, और एक ये साइज़ है, ठीक है। इसको सेव करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ आता हूँ मैं, तो इसका आउटपुट देखते हैं। सॉरी मैंने ऑनलाइन नहीं किया इसको, गो लाइव किया। अब मुझे इसका यहाँ पर डिफरेंस दिखेगा, ठीक है भाई, समझ आ गया होगा आपको। ये स्मॉल टेक्स्ट है, ये नॉर्मल है, और ये क्या है, बिग टेक्स्ट है। ये कुछ 3 किस्म के नॉर्मल टेक्स्ट हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये हैं जनरली। वरना आगे जाके हमारे पास CSS से पूरा कंट्रोल होगा, हम जितने पिक्सल में रखना चाहें वो रख सकते हैं साइजिंग। लेकिन अर्जेंट कभी एक कार्ड के अंदर कोई फ्लो बनाना है कि भाई बड़ा टेक्स्ट आएगा यहाँ पे, यहाँ छोटा आएगा, यहाँ उससे छोटा आएगा, तो आप ये फटाफट से यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल टेक्स्ट, फिर ये वाला टेक्स्ट, और उसके बाद फिर बिग टेक्स्ट। स्मॉल, नॉर्मल और बिग यूज़ कर सकते हो। बाकी इसके अलावा आपको पता है H1 वगैरह वो हेडिंग्स वगैरह आप खुद यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं थोड़े से। ग्रुपिंग हमारे पास है, ग्रुपिंग को अभी नहीं, आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा मैं। चलिए आगे चलते हैं। ये एक टेक्स्ट आ गया एम्फसाइज्ड वाला, एम्फसाइज करना क्या होता है भाई? किसी को किसी बात पर क्या करना, जोर देना। किसी बात पर इम्पोर्टेंट वर्ड है, कोई किसी चीज़ पर जोर दबाव डाला जा रहा है, उस वर्ड के लिए होता है, ठीक है, डू इट। एम्फसाइज वर्ड कैसे आया है, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट बताया था मैंने आपको, कमेंट नहीं बताया, ठीक है। कमेंट का मतलब होता है कमेंट, जिस टेक्स्ट को आप कमेंट करना चाहते हो उसके स्टार्ट में आप ये वाला टैग एक्सलेशन मार्क डबल हाइफन लगा दो, वहाँ से आगे कमेंट होना शुरू हो जाता है। कमेंट होना शुरू, आप देखो सब कमेंट हो गया। कमेंट का मतलब ये कि आप वहाँ जाऊँगा कुछ दिखेगा ही। अब कमेंट को क्लोज भी किया जा सकता है। बिल्कुल मैं चाहता हूँ ये हिस्सा ना दिखे, यहाँ आओ और डबल हाइफन लगा के यूँ क्लोज करो, तो ये ओपनिंग टैग और ये इसका क्या है, क्लोजिंग टैग। अब ये क्लोजिंग यहाँ से कट करके यहाँ ले आऊँ अगर मैं ना, तो ये यहाँ तक क्लोज होगा, देखो डू इट नहीं है क्लोज, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या, जब ये कट किया यहाँ से और यहाँ ला के पेस्ट किया, यहाँ तक क्लोज, डू इट दिखेगा लेकिन ये नहीं दिखेगा, इसको इग्नोर करेगा। अच्छा, अब ये इस तरीके से तो लिखना बड़ा मुश्किल होता है। ये तब लिखते थे कब, जब टेक्स्ट में काम करते थे, नोटबुक, ठीक है, नोटपैड वगैरह। अब तो आपको ये कमेंट करना है, आप इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करें, कंट्रोल और कीबोर्ड में बटन है शिफ्ट के साथ फॉरवर्ड स्लैश का, क्वेश्चन मार्क भी उसी के ऊपर है, वो बटन आप एक दफ़ा दबाएं, वो चीज़ कमेंट हो जाएगी। कमेंट ख़त्म करना हो तब भी उतना हिस्सा सेलेक्ट करें, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबाएंगे, वो चीज़ क्या हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगी। बात समझ आई?
क्लियर हुई? जस्ट आपने कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, अब ये कमिट हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भाई जो नया कोड लिखूंगा वो जस्ट स्क्रीन पर वही दिखेगा, यहाँ मेरा कोड सेफ है। ये डू इट क्या दिखा रहा है, इसने क्या खास बात दिखाई है टेक्स्ट के अंदर जी? ये तो कैपिटल तो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, इस वजह से नहीं, कुछ और भाई क्या दिखाया? इटैलिक कर दिया। इटैलिक किससे हो जाता है? आई से भी हो जाता है। ये तो वैसे ये बोल्ड किससे हो जाता है? बी से बोल्ड हो जाता है, और स्ट्रॉन्ग से भी बोल्ड हो जाता है। आई से वो इटैलिक हो जाता है, एम्फसाइज से भी। इसमें भी सेम डिफरेंट है जैसे बोल्ड में और इटैलिक के अंदर है। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में जो डिफरेंस है वो इटैलिक और एम्फसाइज में। एम्फसाइज कोई ऐसे वर्ड के लिए, अब एक नॉर्मल पैराग्राफ के अंदर आप जितने भी टेक्स्ट हैं उनको क्या करना चाहते हो? लिखना चाहते हो बार बार, मतलब ये कि उनके अंदर कुछ वर्ड्स हैं जिनको इटैलिक लगाना चाहते हैं, आप आई यूज़ करें, वो सिंपल इटैलिक हो जाए। लेकिन एम्फसाइज आप वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ आपको बहुत ख़ास चीज़ दिखानी है, जहाँ कोई ऐसी चीज़ है जिस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, या एम्फसाइज वाली चीज़ है जिसको आपको लगता है कि भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा एम्फसाइज होना चाहिए, इटैलिक करना है, लेकिन उसको आप एम्फसाइज करोगे ताकि बाद में आपको अपने कोड में चीज़ों को ढूंढना इजी हो जाए। आपको पता यार ये जो आई वाले टैग है ये तो नॉर्मल टैग है, थोड़ा सा स्टाइलिंग देने के लिए इटैलिक कर दिया, लेकिन ये जो एम्फसाइज वाला है इसका मतलब ये कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये एम्फसाइज के ही जैसा है जैसे हमारा कोड है। आगे आते हैं, एक आध और टेक्स्ट मिलेगा हमें। एक है मार्क। मार्क, ये मार्क ऐसे देता नहीं है, लिखना पड़ेगा MAR के मार्क। हाय आई एम मार्क। मार्क क्या करेगा? ये कर देगा, किसी भी टेक्स्ट को मार्क करके दे देगा, हाईलाइट करके दे देगा। और पी लॉरेन, मार्क को कट करता हूँ और यहाँ इसके दरम्यान में लिख देता हूँ, सेव करता हूँ। मार्क क्या नई लाइन में आया? वहीं पर है। मार्क कौन सा एलिमेंट हो गया? इनलाइन एलिमेंट हुआ। ब्लॉक एलिमेंट होता तो क्या होता? नेक्स्ट लाइन पे चला जाता, अपने ना साथ किसी को रहने देता, खुद बिल्कुल अलग से आई एम मार्क ये जो है बिल्कुल नई लाइन में आ जाता। तो हाय आई एम मार्क या किसी भी चीज़ को हाईलाइट, और ये मार्क कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ मैंने बिल्कुल यहाँ से कट किया, इसको यहाँ यूज़ किया, ठीक है। और ये क्लोजिंग हटा देता हूँ यहाँ से, इसका क्लोजिंग यहाँ से, कहीं पर भी इस तरह से टेक्स्ट को क्या कर देगा? वो हाईलाइट करके दे देगा। तो आप मार्क का टैग वहाँ पर क्या कर सकते हो? यूज़ कर सकते हो। अच्छा, मार्क में अगर कोई पूछ ले साइंटिफिकली कि भाई टेक्निकली जवाब दो मुझे, मार्क के अंदर हो क्या रहा है, तो क्या हो रहा है? हाँ, बस बैकग्राउंड कलर लग रहा है। हाईलाइट होने का मतलब क्या हो रहा है? एक येलो कलर बैकग्राउंड में लग रहा है। बात समझ आ गई? येलो कलर क्या हो रहा है? बैकग्राउंड में इसके लग रहा है, जितने टेक्स्ट पे या जिस चीज़ पे आप बैकग्राउंड पे कलर लगा रहे हैं उस चीज़ पे बैकग्राउंड कलर लग रहा है। मार्क का टैग समझ आ गया होगा, इसको भी कमेंट आउट करते हैं। आगे चलते हैं। स्ट्रॉन्ग देख चुके हैं, टेक्स्ट एब्रीविएशन देख चुके हैं। एब्रीविएशन का टैग पढ़ाया था नहीं, जिस पर कवर करो तो क्या कर देता है? फुल फॉर्म। एब्रीविएशन का भी एक वो है, अपोजिट है, एक्रोनियम। ठीक है, ये क्या करता है? ये बिल्कुल सिंपल सा है, इसका ये टैग है एक्रोनियम। यहाँ आता हूँ, यहाँ आता हूँ BMG। ठीक है, अब यहाँ आता हूँ, ये तो मैं आपको करवा चुका था ना, टाइटल वाला एट्रीब्यूट भी है ना। यहाँ आते हैं, इसको देखते हैं ज़रा, ये कैसे काम कर रहा है? जैसे एब्रीविएशन काम करता था, बिल्कुल उसी के जैसे। अगर मैं इस टेक्स्ट की जगह लिख दूँ क्या? सेम ये टेक्स्ट भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे एब्रीविएशन कर रहा था, लेकिन इसके अंदर भी वही डिफरेंस है।
एक है जो मैन टाइटल्स वगैरह के लिए यूज होता है, मैन हेडिंग्स के लिए यूज होता है, और एक है जो कहीं पर भी किसी भी जगह यूज कर लेते हैं हम, ठीक है। अगर एक की बात करूं, एक फुल फॉर्म के लिए ज्यादातर यूज हो रहा होता है, ऐसी चीज जिसका आपने फुल फॉर्म डिफाइन करनी है, और एक ऐसी चीज जिसके लिए शॉर्ट वर्ड लिखा जाए। फुल फॉर्म और शॉर्ट वर्ड में क्या मतलब, जैसे कि इसका मतलब क्या होता है, आई डोंट नो, एक ये वाला वर्ड आ गया, ठीक है। अब एक है ये क्या है, ये वर्ड क्यों लिखा जाता है, डियर प्रोफेसर। अब प्रोफेसर वर्ड के लिए ये PROF से कुछ अलग वर्ड नहीं बनता है, ये किसी वर्ड का क्या है, फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर आप इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, एक्रोनियम, ये वाला वर्ड नहीं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, BMJ, ये जो B, M और J है, ये तीनों वर्ड की फुल फॉर्म है, बाटवा मेमन जमात, B से बाटवा, M से मेमन और J से जमात। लेकिन ये जो PROF लिखा है इससे कुछ नहीं है, बल्कि ये हाफ शॉर्टकट लिखा हुआ है, प्रोफेसर फुल वर्ड है। तो ऐसे वर्ड के लिए आप क्या यूज कर रहे होते हैं, एक्रोनियम, ठीक है। या आप इसको कट कर लें और ये यहाँ पर यूज करें, इसको लिख दें। अब तो यार ये क्या है यार, प्रोफेसर है, और उसके लिए यहाँ पर आप बढ़ रहा है। हालांकि लगते दोनों एक जैसे हैं, स्क्रीन पर आउटपुट एक जैसा दिखेगा किसको, अनटेक्निकल बंदे को, लेकिन जो टेक्निकल बंदा होगा वो समझ जाएगा इसके पीछे कौन सा टैग है और इसके पीछे कौन सा टैग है। बात समझ आ गई, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता, ठीक है। अब इन टैग्स को यूँ क्यों यूज़ करते हैं, उसकी वजह यह है कि जब आप इन टैग्स को ऐसे यूज़ करेंगे तो आपका कोड एक स्ट्रक्चर फॉर्म में रहेगा, आपको पता होगा कहाँ पर मैंने क्या चीज़ किस तरह यूज़ की है। कहीं शॉर्टकट यूज़ हो रहा तो वहाँ पे आप शॉर्टकट के लिए ये लगाएंगे एक्रोनियम, और जहाँ पर किसी चीज़ के लिए आपने एब्रीविएशन लिखनी हो तो एब्रीविएशन वाला टैग यूज़ करेंगे। समझ गए बात, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। अच्छा, ये मल्टी लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट आपके पास होते हैं। मल्टी लाइन कमेंट क्या होते हैं, 2 लाइन्स को साथ में लिखा, ये मल्टी लाइन कमेंट होता है। सिंगल लाइन कमेंट होता है, 1 लाइन को लिखा, ये 1 लाइन कमेंट। तो 1 लाइन कमेंट हो गया, और मल्टी लाइन कमेंट्स ये मल्टी लाइन कमेंट, और इसमें कोई डिफरेंस तो है नहीं। आप बोलोगे सर यहाँ ओपन हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है, ये बात इसलिए बताइए कि अक्सर बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में तरीक़ेकार चेंज होता है। मल्टी लाइन वो लाइन्स को कमेंट करने का तरीका चेंज, और सिंगल लाइन को कमेंट करने का तरीका क्या है, चेंज होता है। लेकिन HTML में क्या है, तरीका बिल्कुल सेम है, मल्टी लाइन हो या सिंगल लाइन। अच्छा, अब इसको ऐसे नहीं ख़त्म कर सकता, फॉरवर्ड स्लैश से ही ख़त्म कर रहा था ना, अब यहाँ से नहीं ख़त्म कर सकता इसको 1 लाइन में। अब इसको ख़त्म करने के लिए मुझे ये पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद। लेकिन अगर ऐसे कमेंट करता, अब इसको ऐसे ही हटा सकता हूँ, एक ही लाइन के कोने पे खड़े हो गए। बात समझ आ गई, क्लियर है। अच्छा, एक और चीज़ है कि अक्सर टेक्स्ट ऐसे होते हैं, ये देखो ये टेक्स्ट है, इसको इसके बाद में लिखना है, तो हम 2 काम करते हैं, एक तो ऐसे कट करते हैं और दूसरा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तीसरा एक आसान तरीका इसका ये भी, आप इसके स्टार्ट में एक एरो रखें और अल्ट दबाए रखें। अब अल्ट के साथ इसको नीचे लाइन को आ रहा है, आप देखो, अब ये हर लाइन के बाद नीचे आएगा, समझ रहे हो बात। तो अल्ट के साथ आप किसी भी वर्ड को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे कोई शॉर्टकट की या कोई चीज़ याद आती जाएगी मैं आपको बता दूंगा। बाकी स्ट्रक्चर अगर आपका कोई किसी चीज़ का ख़राब हो जाता है, जैसे ये यहाँ आ गया, कोई चीज़ कैसे है, हेड नहीं है, आप, मुझे याद है ही नहीं, मैं ज़बरदस्ती लिखूँगा तो याद आएगा। शिफ्ट अल्ट एफ, शिफ्ट अल्ट एफ, जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है आप लिखते जाओ। आपने कहीं हेडिंग यहाँ डाली है, P यहाँ डाला है, आगे पीछे सब लिख दिया, आप एंड में शिफ्ट अल्ट एफ दबाओगे, इसकी फॉर्मेटिंग एक स्ट्रक्चर वाइज सेट हो जाएगी। बात समझ आ गई, इसकी फॉर्मेटिंग कैसी हो जाएगी, एक स्ट्रक्चर वाइज सेट होकर ये आपको बता देगा भाई इस तरीके की फॉर्मेटिंग। तो इनको आप कमेंट कर दो। अब आगे चलते हैं, वीडियो, ठीक है। ये एक टैग है बाय डायरेक्शनल। ये बाय डायरेक्शनल क्या करता है, कुछ भी नहीं करता भाई, है ये सिंपल सा शरीफ सा आदमी है, ये कहता है वीडियो
आ गया। DIR नाम का इसका एक क्या है, इसको क्या बोलते हैं जो ग्रीन कलर में DIR लिखा हुआ है, हाँ एट्रीब्यूट, ये क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूट। यहाँ लिख देता हूँ IM, ये इसके बारे में लिखा है IM बाय डायरेक्शनल, ठीक है, टैग लिख देता हूँ। अब अच्छा ये एट्रीब्यूट मुख्तलिफ होंगे, देखो एब्रीविएशन के लिए क्या एट्रीब्यूट पढ़ा, एब्रीविएशन के लिए हमने क्या एट्रीब्यूट पढ़ा, टाइटल, और वीडियो के लिए अब क्या पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन, ठीक है। टेक्स्ट के लिए एक पढ़ा था क्या, टेक्स्ट या हेडिंग वगैरह के लिए एक पढ़ा था ना, अलाइन, उसको राइट, स्टार्ट, एंड और सेंटर करने के लिए। ये 3 एट्रीब्यूट अब तक हमने पढ़े, ऐसे कई एट्रीब्यूट्स हैं, देखेंगे आज हम काफ़ी सारे। डायरेक्शन पे आते हैं, इसको कर देता हूँ LTR, देखा नजर आया डिफरेंस, डिफरेंस किस किस को नजर आ गया, जल्दी बताओ किस किस को नजर आया, हाँ डिफरेंस नहीं नजर आ रहा, अरे ना समझ नहीं आया अभी तक, कुछ हुआ ही नहीं तो समझ कैसे आएगा, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर यहाँ कर दूं RTL, राइट टू लेफ्ट, अब समझ आएगा क्या हुआ, उल्टा हो गया, ठीक है। ये मिरर फॉर्म के लिए, डायरेक्शन हमने पहले भी पढ़ा था ना एट्रीब्यूट, डायरेक्शन का एट्रीब्यूट इससे पहले भी एक दफा पढ़ा है ना, डायरेक्शन का एट्रीब्यूट नहीं पढ़ा हमने, यहाँ आते हैं पैराग्राफ के ऊपर भी पढ़ते हैं, अभी देखो ये भी है, इसके ऊपर भी आते हैं, इस पर लिखते हैं लॉरेन, कितने 6 वर्ड 7 वर्ड दे दो, 6 वर्ड दे दो। आगे इस पर भी आता हूँ, लिखता हूँ DIR, डर, डर के आगे जीते है ना, तो यहाँ कर देता हूँ RTL। जब इसको RTL लिखा तो ये क्या हुआ, दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, अगर मैं ये जो डायरेक्शन चेंज करता हूँ, लेफ्ट टू राइट कर देता हूँ, लेफ्ट टू राइट, वो तो प्रॉब्लम नहीं है, ये तो इंग्लिश लिखते हैं हम लेफ्ट टू राइट, उसी फॉर्म में चलेगा। लेकिन जब मैं करता हूँ राइट टू लेफ्ट, तो ये किसके लिए होती है, उर्दू लिखने के लिए। अगर आपको कोई उर्दू का टेक्स्ट कुछ भी यहाँ पे ट्रांसफर करना है तो वो कैसे शुरू होगा, राइट टू लेफ्ट। अगर आप उर्दू को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे, अगर वो चला लेता है, फॉन्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या होगा, वो उर्दू भी बेशक दिखाएगा, लेकिन उर्दू भी स्टार्ट यहीं से हो रही होगी, मतलब ये वाला पैराग्राफ यहाँ जाके खत्म हो रहा है, वो यहीं से शुरू कर रहा होगा। लेकिन लेफ्ट टू राइट यूज करने पे क्या होगा, आप देखो ये यहाँ से खत्म हुआ, यहीं से शुरू हो रहा है, नीचे से यहीं से शुरू होगा। अच्छा ये हो गया डायरेक्शन नॉर्मल, इसके अंदर यूज करना। लेकिन ये जो बाय डायरेक्शनल है ना, इसके अंदर काम ही है कि जब आप डायरेक्शन यूज करते हैं तो वो मिरर फॉर्म में उसको ले आता है। किस फॉर्म में ले आता है, मिरर। ये डिफरेंट चीज़ों में स्टाइलिंग के तौर पर यूज़ किया जा रहा होता है, ठीक है, किसी यूज़ किया जा रहा होता है स्टाइलिंग के तौर पर। इसका और किसी चीज़ से खास ताल्लुक नहीं है, जस्ट मेन जो पर्पज़ है इसका वो क्या है, स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं। बाकी बुक पढ़ी है आपके पास, इसको थोड़ा पढ़ लेना। द बाय डायरेक्शनल एलिमेंट स्टैंड फॉर बाय ओवरराइड एंड इट इज़ यूज्ड टू ओवरराइड द करंट टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज़ कर रहा होता है, बस ये दिया हुआ इसने आप। अब ये छोटे छोटे और टेक्स्ट दिए हुए, डिफाइन, कोटेशन, बस ये वैसे ही दिए हुए, फालतू खाता ही है, इनको आप छोड़ें, नीचे आ जाएं। अब ये साइटेशन देगा, छोटे छोटे टेक्स्ट हैं, इसके लिए ये कर लो। ये देगा कोड लिखने के लिए, बहुत सारे टेक्स्ट हैं, बस आपने यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी करना है, इस कोड को वन बाय टाइम के लिए पेस्ट करना है, उसका आउटपुट देखना है। अच्छा कुछ ऐसे इसमें कोड होंगे जो आप पेस्ट करेंगे, कुछ आउटपुट नहीं भी आएगा, हो सकता है वर्जन सपोर्टेड नहीं होते, कुछ ब्राउज़र सपोर्टेड नहीं होते, कुछ को ब्राउज़र तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड नहीं है, क्योंकि पहले जब फर्स्ट वेबसाइट बनी थी तो वो सिर्फ HTML पे होती थी। अब जब सब कुछ HTML से करना है तो इतने सारे टैग्स तो चाहिए ना, तो वो टैग से यूज़ करते थे इतने ज़्यादा, हर चीज़ HTML के थ्रू। फिर थोड़ी सी CSS आ गई तो उन्होंने कंट्रोल ख़त्म कर दिया, फिर जावास्क्रिप्ट भी आ गई, बूटस्ट्रैप भी आ गई, ये सब चीज़ें आई तो बस अब ये टैग्स आस्ता आस्ता एक्सपायर होते जा रहे हैं। कुछ ये जो छोटे मोटे हैं, अब स्टाइलिक विटाइलिक ये भी अब वहीं से कर देते हैं हम, स्क्रिप्टिंग से ही कलर देना, वरना पहले तो सब कुछ यहीं से होता था।
कलर भी आप यहीं से देते थे, कुछ बेसिक कलर से वो दे पाते थे आप, तो ग्रीन कलर की, येलो कलर की, ऐसी ऐसी वेबसाइटें आपको नज़र आ रही होती थी। तो वो वेबसाइट इस वजह से थी क्योंकि जस्ट HTML में बनी हुई थी, क्योंकि HTML से कंटेंट मंगवाया, जैसा है वैसे ही उसको लिख दिया। अब आगे चलते हैं, इन पे हम इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। यहाँ आते हैं और ये मेटा टैग्स हैं, इनके बारे में थोड़ा थ्योरेटिकल काम है। नेक्स्ट क्लास जो हमारी स्टार्ट होगी उसमें हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, और थ्योरी के अंदर ये सारी चीज़ें हम कल की क्लास में इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। ये क्या होता है, ये क्या होता है, HTML की टाइप्स कौन सी है, क्या है, वो सब इंशाल्लाह कल की क्लास में इजीली कवर करेंगे। आज जस्ट पहले कोडिंग पर ध्यान देते हैं। और ठीक है, ये मेटा टैग्स ही अभी एक्सप्लेन किया जा रहा है, कमेंट हमने देख लिए। ये बहुत लंबी खींच है, कमेंट को भी ना डिटेल से आस्ता आस्ता बताएगा। इमेज से हम अपना स्टार्ट करते हैं काम। ये इमेज का टैग बन गया। कौन सा टैग बन गया? इमेज का। अब इससे क्या आना चाहिए स्क्रीन पे? एक इमेज आ गई। क्यों नहीं आए भाई? चलो आनी थी, फोटो आ जाती, कोई मसला हो गया, सही हो जाती, आ जाएगी, लेकिन आएगी किसकी फोटो? किसकी फोटो आएगी? हाँ, क्या शाहरुख खान? क्या कह रहे हो? किसकी फोटो आएगी ये कैसे पता चलेगा? अब इसका मतलब है फॉर्म में, कौन सा फॉर्म भाई? समझते हैं, रुको जरा, सब्र करो। देखो, इमेज तो आनी है, लेकिन इमेज को आने के लिए कोई सोर्स चाहिए कि भाई जहाँ से इमेज शो हो रही है वो इमेज, हर इमेज जो भी आप देख रहे हो उसकी कोई सोर्स होती है ना? तो एक एट्रीब्यूट है इसका SRC के नाम से। SRC मतलब सोर्स बताओ इमेज कहाँ से चाहिए, एक एट्रीब्यूट नंबर 1। इसका दूसरा एट्रीब्यूट है ALT, मतलब ALT मतलब अल्टरनेटिव, मतलब अगर इमेज किसी वजह से नहीं शो हो सकी, हो सकता है पाथ में इशू हो जाए, कुछ भी हो जाए, इमेज लोड नहीं हुई, तो क्या होगा? वहाँ कुछ तो लिखा हुआ आना चाहिए। अब इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? 2-4 काम कर सकते हैं। एक, हम आते हैं पिक्सेल्स की वेबसाइट पर। पिक्सेल्स की वेबसाइट पर आ जाओ। पिक्सेल्स की वेबसाइट से कोई इमेज कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? ये अंकल को कॉपी करते हैं यहाँ से, कॉपी इमेज एड्रेस, इमेज का एड्रेस कॉपी किया, मतलब लिंक कॉपी किया मैंने, इसको पेस्ट किया। अब देखो इमेज क्या, इस लिंक पे वो इमेज है, कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करके चेक कर लेता हूँ, इस लिंक पे क्या ओपन हो रही है? ये इमेज ही ओपन हो रही है। इस इमेज का लिंक कॉपी करना, बच्चे ऐसे करते हैं, इसको यहाँ पर कॉपी कर देते हैं, कॉपी इमेज, नहीं भाई, सेव इमेज, सेव लिंक नहीं, सेव लिंक भी करोगे ये होगा। आपने कॉपी इमेज एड्रेस करना है, इमेज का एड्रेस मिल गया, यहाँ पेस्ट कर दिया आपने। अब इमेज आएगी, आएगी या नहीं? क्या अल्टरनेट ज़रूरत है? आ गए अंकल बाजा बजाते हैं, ठीक है भाई, बात समझ आ गई, क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से आप सोर्सिंग में ला सकते हैं। इमेज किस साइज की आई? एक्चुअल साइज की, जो इसका साइज यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद था। जैसे इसको, इस साइज को कॉपी करो, इस इमेज को, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ आओ, इसको यहाँ से ऐसे करके हटा दूँ और ये यूज़ करो। इन दो के दरमियान में आपने लिखा, और देख लो, एक एट्रीब्यूट सोर्स इज इक्वल टू ये, यहाँ इसके अंदर लिंक डालना है, और अल्टरनेट का अलग है। अगर कोई और एट्रीब्यूट होगा वो इससे हट के लगेगा, ठीक है? तो यहाँ आके अगर इमेज पे ये ना भी हो ना, क्लोजिंग वाला, कोई इशू नहीं, ठीक है? वो ऑटो सेल्फ क्लोज है। अच्छा, इमेज का टैग क्या है? सेल्फ क्लोजिंग है, क्योंकि इसका ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग नहीं है। आपने यहाँ पेस्ट किया, यहाँ आ जाओ आप, अब देखो, और एक मिनट, इस इमेज के लिंक में इशू है क्या? चल गया, ठीक है भाई? ये हमारे पास क्या हो गया? एक इमेज डिस्प्ले हो गई, ये इस साइज की हुई, तो वो इमेज का जो साइज है उस साइज में हमें इमेज क्या हो जाएगी? शो ऑफ हो जाएगी। दूसरा एट्रीब्यूट है इसका अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव में क्या होगा? मैं बोल देता हूँ बिलफर्स एरोप्लेन, देखो एरोप्लेन लिखा हुआ आ गया, आया? तो एरोप्लेन हमारे पास आया, आ तो रहा है,
नजर क्यों नहीं आ रही हो? नजर नहीं आया? चला दे, आया ना? ये देखो एरोप्लेन। तो अगर लिंक के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो ये लिखा हुआ आएगा कि भाई यहाँ एक इमेज है, अब हमें क्या पता किस चीज़ की है, एक टेक्स्ट दे देंगे भाई यहाँ एरोप्लेन था, उड़ रहा था, उड़ गया, ठीक है। तो ये आपके पास दो एट्रीब्यूट बेसिक आ गया। अभी ये इसको छोड़ो भाई, ये तो कहीं से आई हुई इमेज है। अगर कोई इमेज सिस्टम में मौजूद है, हमारे सिस्टम में रखी हुई इमेज है, कोई स्टोर हुई है वो, या यहीं से कोई इमेज डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। तो अगर यहाँ से डाउनलोड हो या आपके पास हो तो क्या करना है, आप सिंपल है भाई, आप आए बैठ जाएँ यहाँ से, मेरे पास इमेज है, मैं इमेज आता हूँ, कोई कॉपी करता हूँ इसको, लेट मी कॉपी दिस, और मॉड्यूल 1 पर आता हूँ, इस इमेज को यहाँ पेस्ट करता हूँ। इमेज का नाम कुछ भी है, अच्छी वजह यही है कि आप इस इमेज को ऐसे आओ और तरतीब से इसका नाम लिख दो, इमेज 1, img1, img2, ठीक है। जो अगर कोई प्रोफाइल की आगे जाके इमेज सेट करो तो नाम दे देना प्रोफाइल इमेज, तो अच्छे से नाम दे दोगे ताकि आपको ईजी रहे सर्च करने में। अब जरा यहाँ आते हैं, इस सोर्स पे लगाता हूँ // का बटन, फाइलें ओपन हो गई सारी, HTML PDF भी, इंडेक्स भी। अगर HTML PDF ओपन करता हूँ तो क्या होता है, बोल रहे भाई ये क्या भेजा, अच्छा सॉरी मैंने कहा इंडेक्स, फिर बोलेगा ये क्या भेज रहे, क्यों, क्योंकि इसको क्या चाहिए, JPG या PNG। यहाँ आता हूँ / ये रही इमेज, इसको सिलेक्ट किया, इमेज आ गई, क्या हुआ, इमेज आ गई है। ये जो अभी मेरे पास इमेज है ये हाई क्वालिटी इमेज है, बहुत बड़ी इमेज है, ये ऐसे आ रही है। अभी इसको 25% पे जूम किया तो ये इमेज आ रही है, ऐसे करूँ तो ये बहुत बढ़िया, 100 पे रखूँ तो ये इमेज इतनी दिखेगी ऐसे। तो अब जाहिर सी बात है इस इमेज का साइज भी सेट करना होगा। हाइट वगैरह सेट करने के लिए आपने सिंपल यहाँ आना है और इसको एक एट्रीब्यूट देना है, नाम है उसका विड्थ। अब आप यहाँ पे एट्रीब्यूट में वैल्यू दे दो भाई, आप दे दो 100। अब कोई भी इमेज हो उसका साइज 100 कर देगा ये, 100। अगर आप इसको बढ़ा दो, आप कर दो 500 कर देगा। समझ गए बात, इमेज सेट हो गई। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, गुड प्रॉब्लम। ठीक है भाई, आगे चलते हैं थोड़ा सा और। अच्छा, एक चीज़ आप देख रहे होगे कि मैं विड्थ सेट कर रहा हूँ, हाइट ऑटो सेट हो रही है। देखो ना 100 पे इसकी हाइट कितनी है, हाइट देखो सिर्फ इतनी है ना, यहाँ तक हाइट है। तो जब मैं इसको यहाँ लाता हूँ 500 करता हूँ, विड्थ बढ़नी चाहिए थी, हाइट ऑटो बढ़ रही, ऐसा ही है। समझ आई बात, हाइट क्या हो रही है, ऑटो, तो ऑटो एडजस्ट कर लेता है हाइट को। अगर आप हाइट दोगे तो विड्थ को ऑटो एडजस्ट कर लेगा। जैसे यहाँ आ जाओ, विड्थ की जगह लिख देता हूँ हाइट। अब हाइट 100 कर दी या 500, विड्थ ऐसी। अगर मैं इसको कर दूँ ना 100 तो हाइट। अब मैं एक काम करता हूँ, हाइट को बोलता हूँ 100 और विड्थ भी दे देता हूँ, दोनों दे देता हूँ। इसको कर देता हूँ 500। अब देखो जरा, अगर हम किसी इमेज को हाइट और विड्थ दोनों देंगे तो उसका एस्पेक्ट रेशो खराब हो जाएगा। इमेज या तो खिंच जाएगी या कंप्रेस हो जाएगी। ये इमेज क्या है, थोड़ी वाइड इमेज है, मतलब इसकी हाइट जो है वो इतनी भी कम ना हो, लेकिन इमेज इसकी विड्थ है थोड़ी कम ही होगी। ठीक है, अगर मैं उल्टा कर दूँ, मैं बोल दूँ भाई आप 500 हो जाओ, आप 300 हो जाओ, विड्थ कम कर दी, हाइट बढ़ा दी, अब देखो अब भी इमेज खराब होगी, क्योंकि इमेज का एस्पेक्ट क्या है, वाइड इमेज है। तो जो वाइड इमेज होगी, जैसे वो अंकल वाली इमेज थी, वो कैसी थी, लिंक कॉपी किया है मैंने अभी तक, लेट मी चेक दिस, आ गए अंकल। ठीक है, यहाँ आते हैं, ये और यहाँ आते हैं, अंकल को बोलते हैं आपने विड्थ कर दो 200, हाइट ऑटो एडजस्ट करें। मैं कहता हूँ अंकल विड्थ ये करो, हाइट कम कर दो, या विड्थ कर दो अपनी 500 विड्थ पे इन्होंने इमेज की हाइट भी बड़ी कर दी उसके साथ, मैंने कहा लेकिन हाइट जो है वो रखना 200। अब देखो ये इमेज ऐसे खराब होगी। तो हर एक इमेज के ऊपर होता है एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है। तो आपने इसका एस्पेक्ट, एक और एट्रीब्यूट है इसका, आप तक कितने एट्रीब्यूट पढ़ लिए, इमेज के सोर्स,
अल्टरनेट विड्थ हाइट। एक और पढ़ लें जिसका नाम है BORDER, बॉर्डर। यहाँ लिख दो 2, तो बॉर्डर है। थोड़ा बड़ा बॉर्डर चाहिए तो हम उसको करते हैं भाई, और बाद में यहाँ 10 बॉर्डर देगा, ये बॉर्डर है। ठीक है, तो किसी इमेज को आप क्या दे सकते हो, बॉर्डर दे सकते हो। अभी फिलहाल बॉर्डर का कलर वलर नहीं है, ठीक है, गरीब सा बॉर्डर है, इसको अभी आपने ऐसे ही उतारा करना है। ठीक है भाई, यहाँ पे बात समझ आ गई। तो आपने पहले यहाँ तक इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के तरफ अपने चलते हैं। सब बच्चे जितने भी कोड हमने यहाँ पे अप्लाई किए वो सब अप्लाई कर ले बनता है। ठीक है, तो अभी हमने जस्ट ये देखा है अलाइन ने एक एट्रीब्यूट जिसके अंदर अगर मैं वैल्यू पास कर दूं राइट तो राइट हो जाएगी, अगर लेफ्ट कर दूं तो लेफ्ट हो जाएगी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। अगर मैं इसको सेंटर कर दूं तो सेंटर हो गई, सही है? नहीं, इमेज पे ये अलाइन का एट्रीब्यूट सेंटर के लिए यूज नहीं होता। अगर इसको आपको सेंटर करना है फिर क्या करेंगे, फिर दुआ करेंगे, सेंटर ओपन करेंगे यहाँ से और ये करके इसको ऐसे करना है सेंटर। फिलहाल ये जुगाड़ कर रहे हैं हम लोग, असल में जो प्रॉपर वे वो फिर हम CSS से इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है, ये तो टैग्स वाला काम है। तो हमने देख लिया अलाइन का एट्रीब्यूट भी, और अच्छा एक काम करते हैं, अलाइन भी लगाते हैं, अलाइन लगाते हैं राइट और कर देते हैं सेंटर। अब क्या होगा, किसको प्रेफर किया इसने, उसने कहा मैं किसको प्रेफर करूंगी, अलाइन को, क्योंकि इमेज को बाय डिफॉल्ट सेल्फ खुद की बात मानेगा ना वो पहले नंबर पे, फिर उसके बाद बाहर। ठीक है, तो उसने अपने आप को राइट कर दिया। यहाँ आता हूँ, सॉरी आता हूँ, आगे चलते हैं। थोड़ा बॉर्डर एट्रीब्यूट मैंने आपको बता दिया, अलाइनमेंट बता रहा है ये। अब आ जाओ टेबल के ऊपर, टेबल वाला गेम खेलते हैं। टेबल क्या होता है भाई, टेबल क्या होता है, टेबल आप लोग भी टेबल हो नहीं, टेबल फॉर्मेट में ही बैठे हुए, रॉस कॉलम। जहां रॉ कॉलम हो वो फॉर्मेटिंग क्या कहलाती है, टेबल फॉर्मेटिंग कहलाती है। टेबल फॉर्मेटिंग के लिए सिंपल सा एक कीवर्ड है टेबल नाम का। आपने टेबल का टैग ओपन करना है और इस टेबल के टैग के बाद अब आप इसमें जो लिखोगे वो टेबल आएगा। जैसे लिख दूं आई एम टेबल, क्या ये टेबल में आया? अच्छा, नीचे लिखूंगा तो आएगा आई एम टेबल 2। ये क्या हो गया, टेबल तो बन गया, हमने कह दिया टेबुलर फॉर्म में रखना है। ये टेबल का काम जस्ट इतना है कि ये बताएगा कि टेबल की लिमिट कहाँ तक है, टेबल के फीचर्स कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकते हैं। टेबल के कुछ फीचर्स हैं, रॉ और कॉलम वो कहाँ कहाँ अप्लाई होंगे, वहाँ अप्लाई होंगे जहाँ पर टेबल है। जैसे एक्सेल वगैरह में भी अगर आप टेबल यूज करते हैं या कहीं पर भी, तो ऊपर जाके सेटिंग में जाके डिजाइन में जाके टेबल सेट करते हैं ना, डिजाइन में जाके कलर देते हैं, सिर्फ टेबल को कलर होता है, क्योंकि टेबल की आपने लिमिट बता दी है कि भाई यहाँ से यहाँ तक इस चीज़ में सर्वाइव करना है, इस चीज़ में चलना है, बस इसकी लिमिट यहाँ तक है, इससे बाहर इसकी लिमिट नहीं है, तो इसको कोई चीज़ अप्लाई नहीं है। इसी चीज़ को आगे सॉर्ट आउट करते हैं थोड़ा सा। टेबल में जो पहली चीज़ बनती है वो बनती है TR, रॉ। इस रॉ में एक चीज़ बनती है TD, टेबल में। अब मैं इसको थोड़ा ऐसे करता हूँ, TR और इस TR के अंदर होगा TD। जितने TR होंगे उतनी रॉस बनेंगी, जितने TD होंगे उतने कॉलम्स बनेंगे। अगर TD में मैं लिख दूं सीरियल, ठीक है, सीरियल नंबर है तो सीरियल लिख देता हूँ, और यहाँ एक और TD लिख देता हूँ। चेक करता हूँ इसको फर्स्ट, एक आया TD, ठीक है।
अब इसको जरा हम आते हैं नेक्स्ट में, एक और टी आर लिख देता हूँ, इसमें लिख देता हूँ 0 देखो इसके एग्जैक्ट नीचे आ गया। अब अगर यहाँ दूसरा डेटा लिखता हूँ टीडी, मतलब कॉलम नंबर 2 ऐड हो गया है। रॉ तो 1 ही है क्योंकि टीआर के अंदर लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट रॉ ही है, इसके अंदर ये क्या हो गया, पहला कॉलम, ये क्या हो गया, दूसरा कॉलम। दूसरे कॉलम में अगर मैं यहाँ लिख दूँ बिल्कुल नेम, अब पहली रॉ दूसरी रॉ, पहली रॉ का पहला कॉलम, दूसरी रॉ का पहला कॉलम, दूसरी रॉ का पहला कॉलम, तो अभी यहाँ पर क्या आएगा। अब मैं यहाँ नाम चाहता हूँ तो कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ बासित, आ गया नाम एग्जैक्टली। बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है। अब आता हूँ एक और टीडी, यहाँ लिख देता हूँ रोल नंबर, और यहाँ आगे लिख देता हूँ टीडी डेटा, और इस पर लिख देता हूँ 225। अब इस टी आर को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, यहाँ आता हूँ दोबारा पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास ये डेटा इस तरह आ गया। बात समझ आई, क्लियर हुई, 2 मिनट आसान होगा, ठीक है भाई। आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ मैंने आपको दिखाया है किस फॉर्म में आ गया, टेबुलर फॉर्म में। बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई, क्लियर है, कोई टेबल के अंदर प्रॉब्लम, कोई मसला, इजी है ना टेबल। सिंपल आपने क्या किया, एक टेबल लिखा, सीरियल नंबर दिया, नेम बताया, रोल नंबर दिया, इस तरीके से इसमें क्या हो गई, ये चीज सिंपली अप्लाई हो गई। अब देखते हैं थोड़ा सा इसको आगे, देखो टेबल यहाँ पर है यूं, तो 1 रॉ 2 रॉ 3 रॉ और टोटल 4 रॉज हैं इसके अंदर। अच्छा, अब ये जो डेटा आया है सारा सेम एक जैसा आ रहा है, इसके लिए काम करता हूँ। अब ये टेबल तो बन गया, लेकिन इस टेबल में किस चीज की कमी है, लाइनिंग की। टेबल के लिए यहाँ पर आता हूँ, टेबल के अंदर टेबल का ये जो ओपनिंग टैग है, इसके अंदर देना है एक एट्रीब्यूट बॉर्डर, और यहाँ लिख दूँ 1, सेव करो, वहाँ जाओ, आ गया बॉर्डर, प्रॉपर वे में एक पूरा बॉर्डर बना हुआ आ गया। इसको सेंटर करना है, मैं एक काम करता हूँ, इसको सेंटर कर देता हूँ। सेंटर में मेरे पास क्या आ गया, एक डेटा आ गया। बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इजी है ना, बिल्कुल सिंपली आपने जो है जस्ट ये चीज़ बता देनी है भाई, यहाँ पर ये इस तरीके से सेट करके इजी हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर, बॉर्डर भी हो गया, टीडी भी हो गया, टीआर हो गए 2 रॉस। अच्छा, ये टीडी दिया हुआ है, आप डी को हटाओ फर्स्ट कॉलम के लिए, डी की जगह लिख दो टीएच। टीएच से होगा क्या, ये जो फर्स्ट चीज है ये हेडिंग बन गई, हेडिंग हेडिंग, और ये हो गया हेडिंग। बात समझ आ गई, क्लियर है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का और हेडिंग बना दिया इसने, सिंपल हमें आप दिखा दिए कि भाई ये चीज़ क्या है, हेडिंग है, ये भी एक हेडिंग है और ये भी हेडिंग है। बाकी वाला डेटा जो है वो सिंपल ऐसे दिखा दिया इसने। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये डेटा तो हमें ऐसे दिख गया, टीएच भी हमने लगा दिया, टीडीए भी हमें दिख गया, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट हैं जो हमने समझने हैं, ठीक है। 1 मिनट यहाँ आ जाते हैं, इसको भी फॉलो अप कर लेते हैं कि हम कोई चीज़ मिस कर रहे हो तो पता चल जाए। टेबल का डेटा है, ठीक है, टी हेडिंग बता दिया, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, ठीक है, ये बताने लगा था। एक है हमारे पास सेल पैडिंग। सेल पैडिंग करता क्या है, जब मैं सेल पैडिंग में कुछ लिखकर लिख देता हूँ बिल्कुल 5, सेव करता हूँ, कुछ आया डिस्टेंस में, कुछ फर्क आया, कोई फर्क नहीं आया, क्या आया, सेंटर हो गए। पैडिंग होता है कि हर एक सेल में जो कंटेंट मौजूद है उसमें और सेल के बॉर्डर्स के दरमियान कितना डिफरेंस है, ये देख लो। अगर मैं सेल पैडिंग यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, और जैसे ये बढ़ाता हूँ, अब इसको और ज़्यादा बढ़ा दूँ,
डिफरेंस देखिए, समझ आ गई बात। अब अगली चीज पर आते हैं। अगली चीज है सेल स्पेसिंग। ये हर एक सेल के दरमियान क्या स्पेस रखनी है वो देगा। नॉर्मल देख लो क्या है सेल्स के दरमियान में, ये जो बॉर्डर है ना बाहर वाला, ये टेबल का बॉर्डर है, और ये जो बॉक्सेस के साथ बने हैं ना छोटे छोटे, ये सेल हैं, हर एक सेल का बॉर्डर। यहाँ आ जाओ और यहाँ लिख दो 20। ठीक है, कुछ भी दे सकता हूँ मैं, 2 5 भी दूँ, उसके हिसाब से चलेगा, 5 के हिसाब से कम होगा। देखो अब इनके दरमियान क्या आ गया, बात समझ आ गई, क्लियर है। आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो स्पेसिंग भी आ गई और ये भी चीज़ आ गई। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम, क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कॉल स्पैन और रॉ स्पैन। अब थोड़ी सी तवज्जो दे देना आप, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा लेकिन बहुत इजी सा काम है ये भी। एक टीआर बनाता हूँ मैं, और इस एक टीआर के अंदर लिख देता हूँ टेबल डेटा, या टेबल हेडिंग ही बना देता हूँ टीएच, और उसमें लिखता हूँ स्टूडेंट्स डेटा। कोई मसला, सही आया। अब प्रॉब्लम मेरे पास ये है कि ये सेल डेटा तो ओके आ गया, लेकिन ये डेटा आया कहाँ है, यहाँ आया। ये मैं चाहता हूँ स्टूडेंट का डेटा ये पूरे तीनों कॉलम्स की जगह ले। कितने कॉलम्स की जगह, तीनों कॉलम्स से, क्योंकि अकेला ही बड़ी हेडिंग के तौर पर आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक चीज यूज करोगे, उसे कहते हैं कॉल स्पैन। अब मैं कॉल स्पैन बंद कर दूं कोई डिफरेंस नहीं, मैं 2 करूं तो ये 2 सेल की 2 कॉलम्स की जगह लेगा, ले लिया उसने 2 कॉलम्स की जगह। और अगर मैं इसको कर दूं 3 कॉलम्स की जगह, बात समझ आ रही जी। रिपीट कर रहे हैं, कितने का कॉल स्पैन बंद करने पे ये एक सेल की जगह लेता है, बाय डिफॉल्ट भी एक ही है। आप अगर 2 स्पैन लगाएं तो देखो 2 सेल्स की जगह लेगा। कॉल स्पैन 3 करें तो 3 की जगह लेगा, और अगर मैं 4 कर दूं तो अब ये कह रहा है पैर उतने फैलाओ जितनी चादर है। भाई जब चौथा कॉलम ही है तो कहाँ से लाऊं, कितना लंबा, ऐसा ही है। तो भाई है ही नहीं तो फिर आपको डिस्प्ले में देगा भी नहीं। तो जितना है उतने कॉलम्स आपको दे सकता है, उतनी रॉज आपको दे सकता है। ये तो हो गया कॉल स्पैन। क्या हुआ, कॉल स्पैन। कॉल स्पैन क्यों, क्योंकि आपने एक नई रॉ बना के कॉल स्पैन बनाया है, ये याद रखना। अब एक और काम है, टीएच पे आते हैं, यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट्स डेटा। रॉ कितनी है, 4, 1 2 3 4 स्टूडेंट डेटा यहाँ आ गया, टेबल बर्बाद हो गया, है ना। सीरियल नंबर इसके नीचे, भाई मैं क्या चाह रहा था, मैंने कहा ये सीरियल नंबर ये आगे आ जाए, ये वाला कॉलम यहाँ आ जाए, ये वाला यहाँ आ जाए, सीरियल नंबर के नीचे आ जाए, और ये जो पूरा कॉलम है ये अकेले जगह ले लेती हूँ। अब ये कौन सी जगह है, क्या ये रॉ। तो अब यहाँ पर इसको बोलना है भाई रॉ स्पैन। स्पैन बोलते हैं एक सेल को बोल दो या एक एलिमेंट को। आप स्पैन 2 करते हो तो 2 एलिमेंट, और समझ लो सिंपल सी जबान में समझ लो स्पैन होना किसी, ठीक है। यहाँ आ जाता हूँ मैं यहाँ पर कि भाई 2 स्पैन कर दो, इसने 2 की जगह ले ली। 3 स्पैन कर दो, 3 की जगह ले ली। 4 स्पैन कर दो, डेटा बराबर हो गया। बात समझ गए, क्लियर होगी। अब भी प्रॉब्लम आएगी अगर नया डेटा आ जाए। कॉपी करते हैं इसी को बेटा, फिर प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, बात समझ गए, ठीक है। जितनी रॉज बढ़ती जाए उतनी रॉज एक पर इसको रॉ स्पैन रखना है, ये उतनी जगह ले लेगा, अकेला कॉलम ये, ठीक है। अच्छा एक साथ रॉ और कॉल स्पैन चल सकता है, 2 3
बोलेगा भाई कॉलम में जगह ही नहीं है तो मैं कैसे ले लूँ भाई? पहले आपको सब में क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा। कॉलम ऐसे एक्स्ट्रा जगह मिलेगा। अब और रॉन्ग में भी यही है। छः की जगह ले ली, छः की जगह। हाँ 6 की जगह कैसे लेगा? हाँ जाहिर सी बात है, पैर उतने फैलाएगा जितनी 4 है। तो बस ये वाली बात याद रख लें आप लोग 5 तक, और ये उतनी जगह। तो ये हमारे पास एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है फिलहाल टेबल के ऊपर कि कोई डेटा टेबुलर फॉर्म में आपने रो या कॉलम की शक्ल में लिखना। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ मैं इसको ऐसे बंद कर दूँ, बाहर को आ गया टेक्स्ट। तो इसका मतलब इस पर जो चीज़ नॉर्मली अप्लाई कर रहा हूँ मैं वो सब यहाँ पर क्या हो जाएंगी, अप्लाई हो जाएंगी। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बाकी चीज़ें भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं क्या चाहता हूँ, आप बनाओ 8 बाय 8 का, नहीं 8 बाय 8 16 हो जाता है, 16 इमेजेस का आपने टेबल बनाना है। हर टेबल में यहाँ पर क्या होगी, एक इमेज। हर डेटा में, जैसे मैं डेटा में ये दे रहा हूँ ना, इसकी जगह मुझे क्या पास करनी है, आगे इमेज। डेटा भी होगा लेकिन मसला ये है इमेज ने क्या किया है, पूरे टेबल में जगह ले ली। अब इसका हल क्या है, ठीक है, इमेज की हाइट क्या कर दो, कम कर दो। विड्थ भी सेट कर सकते हो, इमेज की हाइट भी सेट करते हो। अब आपने ये काम करना है 8 बाय 8 का, मतलब 8 रॉस और 8 कॉलम। ज़्यादा हो गया, चलो 6 रॉस 6 कॉलम, सही है। 6 6 36 सेल बनेंगे और 36 बन रहे हैं। चलो 5 5 कर लो यार, ठीक है, 25 बन गए। 8 से 25 पर ले आए। तो 5 रॉस 5 कॉलम्स, इनके अंदर प्यारी प्यारी सी पिक्चर होनी चाहिए। प्यारी का मतलब कि इमेज जो है प्रॉपरली बॉक्स के अंदर फिक्स है, हर इमेज का एक जितना साइज होना चाहिए। तो प्रॉपर वे में ऐसा लगेगा इमेज का एक कार्ड शो हो रहा है। कार्ड सिस्टम होता है ना, इमेज का पूरा कार्ड शो होगा, ये आपने करना है। अच्छा, अगर एक और चीज़ मैं इस इमेज के साथ लिख दूँ दिस इज इमेज, तो आएगा क्या, ये TH में लिखा हुआ आ जाएगा? आ रहा है भाई TH के साथ। अगर मैं यहाँ पर ये यूज करूँ, ये भी आ रहा है। तो हर इमेज के नीचे आप टेक्स्ट भी दे सकते हो, एक एक नाम या कुछ भी, ठीक है भाई। तो आपने पूरा सिस्टम बनाना है, शुरू हो जाओ भाई। थोड़ी सी अभी हम फास्ट कोडिंग करेंगे, ठीक है। और मैं कहता हूँ भाई मुझे कुछ इमेजेस चाहिए, ये डेटा को कर देता हूँ बाय। ये खोलते हैं, यहाँ आते हैं डेटा पर, फिर देखते जाओ फटाफट से, मैं लिखता जाऊँगा, यहाँ फोकस रखना है आपने, ठीक है। हम इसको फटाफट से स्ट्रक्चर्स का रेडी करते हैं। पहला काम हमने करना है, एक टेबल बनाना है। टेबल बन गया, टेबल को कोई बॉर्डर देना है, बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 1, ठीक है। इसके बाद इसमें हो जाएंगी TR, कितनी रॉस चाहिए, 5। तो 5 TR को 5 टाइम कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ मुझे चाहिए TH। पहले तो हेडिंग, हर कॉलम के अंदर हेडिंग में हेडिंग बना देता हूँ TH। और कितनी हेडिंग चाहिए, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ आ जाता हूँ कार्स, बाइक्स, ट्रक, ठीक है भाई। कुछ भी हम इनकी इमेजेस डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है। कॉपी करता हूँ और अब मुझे चाहिए TR। इसमें आएगा टेबल डेटा, और हर टेबल डेटा में होगी इमेज, ऐसा ही है, ठीक है। और इमेज के अंदर इमेज की होगी विड्थ सबकी फिक्स रखूँगा 100, और इसी के साथ हाइट भी सबकी, चलो हाँ हाइट और विड्थ दोनों फिक्स रखता हूँ। विड्थ रखता हूँ 100 और हाइट भी कर देता हूँ 100,
ये बन गया एक टेबल का डेटा, ठीक है भाई। ये कितनी चाहिए हर एक में, चलो फिलहाल मैं 3 ही रखता हूँ, 3 कॉलम बनाए, प्रॉब्लम कर दी है एक में मैंने कॉपी करते हुए, दैट मीन कॉपी 3 आ गए, ये यहाँ पे पेस्ट, एक पूरा डेटा बन गया, इसको कॉपी पेस्ट, 2 डेटा मेरे पास बन गए इमेजेस के लिए, कार्ड बनकर आ गया फटाफट से। बस अब लिंक लगाना है और ये इतना सा काम है। यहाँ आते हैं, इसको कर लेता हूँ सेंटर, टेक्स्ट को यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, ये आ गया सेंटर में, ठीक है भाई, ये सीधा आ गया। अब इमेजेस सेट करिए, देखो बॉक्स का साइज कितना है, इतने ही साइज पे इमेज आएगी, क्योंकि मैंने 100 दिया हुआ है। और इमेजेस में अगर गैप देना हो तो वो आपको पता है, यहाँ पर सेल स्पेसिंग 2, थोड़ा सा इनके दरम्यान में गैप आ जाएगा, या 5 कर देता हूँ या थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ। ये अब आते हैं यहाँ पर और थोड़ा सा एक काम करते हैं, इमेजेस का लिंक चाहिए, सोर्स है ये, सोर्सिंग के लिए आता हूँ यहाँ पे पिक्सेल्स, और यहाँ आ जाते हैं कार्ड्स, 3 कार्ड्स के लिंक चाहिए, एक ये रही, लेट मी कॉपी दिस इमेज एड्रेस, पेस्ट इट हियर, लेट कॉपी दिस इमेज एड्रेस, आई विल पेस्ट इट हियर, आई विल कॉपी दिस इमेज एड्रेस एंड आई विल पेस्ट इट हियर। ये चल गया, पहला वाला टीडी हो गया कंप्लीट, कार वाला पार्ट खत्म। अब दूसरा, यहाँ आते हैं, क्या चाहिए भाई, बाइक्स, तो बाइक्स आ गई, बाईसाइकिल दे दिए भाई, मोटर बाइक्स, ये तो मोटरसाइकिल पर उतर आया है, ये क्या है, इसके बाद बाइक्स ही नहीं है, सुपर डुपर बाइक्स लिखनी पड़ेंगी, आ गई। तो एक ये आ गई, और इसमें हम बेस कर देते हैं ये, देखो आउटपुट देखे बगैर अभी हम किए जा रहे हैं, एंड में ही पता चलेगा कि क्या ब्लेंडर किया है हमने, कहीं अगर किया होगा तो। और दूसरे नंबर पे इसको कॉपी करते हैं, ये आ गया, और लास्ट चीज बचा है क्या, ट्रक, आई विल कॉपी फ्रॉम हियर एंड देन आई विल पेस्ट इट, TR, मैंने TD एक कम बनाया क्या, अच्छा एक TR और बनाना पड़ेगा, एक TR और, मैंने यहाँ कितने बनाए थे, 1 2 3, तो कुछ 3 दिखा रहा है, नहीं हाँ एक हेडिंग दे रहा है। अच्छा एक चीज़ कि यहाँ पर लिंक गायब हो गया, इसका लिंक में क्या इशू आ रहा है, इसका एक का लिंक नहीं चल रहा, अल्टरनेट में कॉपी किया है, अच्छा अल्ट में कॉपी किया, देखो मुझे लग रहा था किसी जगह मैंने कॉपी करते हुए ब्लेंडर किया है, फील हो गया था मुझे। चलो भाई एक हो गया, अब बीच में क्या बचा है, कार्ड के अंदर एक एरर आ गया मेरे पास, क्या एरर है, एक डेटा ये रहा, दूसरा डेटा ये रहा, 3 डेटा है, एक इमेज, दूसरी इमेज सोर्सिंग, तीसरी इमेज, ठीक है। अब लास्ट में ये डेटा बच गया मेरे पास, इसमें भी ये कॉपी कर लिया, एक डेटा और बढ़ाना है मुझे। अच्छा इमेजेस यहाँ मैंने कितनी लगाई हैं, 1 2, ऐसे ये एक का लिंक नहीं चल रहा है, कौन सी वाली, फर्स्ट TR के अंदर एक लिंक काम नहीं कर रहा, कौन सा वाला नहीं कर रहा, दूसरे वाला, दूसरे वाले लिंक में है क्या, TD ओपन TD क्लोज, इसका लिंक प्रॉपर नहीं है, उसकी जगह आता हूँ मैं कोई और लिंक कॉपी करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ इसको, कॉपी दिस इमेज, पेस्ट इट हियर, अब चेक करते हैं, चाहिए ठीक है। अच्छा कार, बाइक और ट्रक, इनके अंदर एक इशू है कि मैंने ऊपर TD कितने बनाए, 3, और ठीक है इसमें कितने डेटा बनाए, 1 2 3 ही बनाए, और इसके अंदर कितने डेटा है, किसी एक में डेटा कम बनाया या ज़्यादा बनाया, 1 2 3,
हाँ ठीक है ठीक है, एक रॉ मैंने जो है वो अप्रोक्सीमेटली कम बनाई है, एक TR और बनाना था मुझे, ठीक है। अब ये आपके सामने आ गया हर इमेज के साइज। अब देखो जैसे मैंने TR बनाई, TR के जैसे दे दिया, मैं ये डेटा यहाँ से कॉपी करता हूँ फिलहाल और इस डेटा को एडजस्ट यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है भाई, इधर पर डेटा आ गया, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपने इसके अंदर जो मैंने डेटा फिक्स किया, इस तरीके से आपने इसमें डेटा फेंकना था, सेम ये चीज़ बनानी थी, मल्टीपल कार्ड बनाना था। मैंने वैसे ही नाम दे दिया, आप जस्ट नाम भी ना देते, जस्ट एक इमेज का कार्ड सिस्टम बना लेते। आप जितने आप पेस्ट करोगे भर जाएगा। अगर आप TD बढ़ा दो, अगर मैं बोलता हूँ बिल्कुल ये तो अभी क्या है 3/3 का है, यहाँ रॉस कितनी है 4 है, वैसे तो अप्रोक्सीमेटली वैसे 4 रॉस है, लेकिन हम इमेजेस के हिसाब से काम करेंगे तो 3 रॉस और U भी 3। अगर U बढ़ाना हो, एक कॉलम बढ़ाना है, कॉलम बढ़ाने का मतलब सब में एक एक TD ऐड करना पड़ेगा आपको। ये एक TD कॉपी करना है और ये एक TD आपको हर जगह ऐड करना है, यहाँ पर भी और इस TR में भी एक में ऐड करता हूँ, देखो एक तरफ बढ़ गया। अब इस तरीके से इन सब में आपने क्या करना है, एक एक TD क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, एक कॉलम और बढ़ गया। बात समझ आ गई, क्लियर है। बस डेटा के साथ आपने इसके साथ थोड़ा सा खेलना है, टेबल को समझना है अच्छे से, टेबल की प्रैक्टिस करनी है। ये बुक आपको मिल गई है, आपके क्लासरूम में मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा, वहाँ भी आ जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसकी क्या कर लें, प्रैक्टिस कर लें। बस टेबल तक आपने अच्छे से कर लेना है। यहाँ टेबल खत्म होगा, नेक्स्ट क्लास कल से हम लिस्टिंग का काम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। एक असाइनमेंट शायद अपलोड कर दूँ, वो आप लोगों ने सबमिट करवाना है, ये टेबल को, क्लियर है भाई, ठीक है। यहाँ हम स्टॉप करते हैं। जिन्होंने ये टास्क करना है, असाइनमेंट अप्लाई करना है, वो कर सकते हैं, जिन्होंने जाना है वो जा सकते हैं। और भाई टाइम की थोड़ी सी पाबंदी करो, स्टार्टिंग के डेज हैं, मैं काम ज़्यादा नहीं दे रहा पढ़ाने वाला, ना ज़्यादा दे रहा, ताकि बस आप इस पर प्रैक्टिस करें। जितना टास्क आते हैं थोड़ी देर बैठे बार बार इसी कोड को रिपीट करें। ये कोड आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक सा कोड है। अटेंडेंस लगा देता हूँ बेटा, जिनकी अटेंडेंस नहीं लगी थी वो अपनी अटेंडेंस मुझसे लगवा लें, उसको पॉज कर दें।